के रहा करो। पैन कार्ड बन जाता है कंपनी का। हाँ पक्की बात। अगर मेरी कंपनी है और मुझे उसका पैन कार्ड बनवाना है, बन जाएगा। और अगर अपनी कंपनी का आधार कार्ड बनवाना चाहता हूँ तो हमारी कंपनी का पासपोर्ट, कंपनी का पासपोर्ट बन जाता है। तो कंपनी का खाली क्या बन जाता है, पैन बन जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर, सपोज दैट मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है एज एन एमएसएमई। अब ये बताओ कि मेरी कंपनी की जो एक तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपीस और टर्नओवर है 2 करोड़, तो मेरी कंपनी किस में आएगी, माइक्रो में। अगर मेरी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ रुपीस और टर्नओवर है 10 करोड़, किस में आएंगे, स्मॉल में। अगर मेरी कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है 15 करोड़ का और टर्नओवर है 100 करोड़, तो किस में आएगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आपकी निकल के आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को मीडियम कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है ना। मेरी कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ का है और एक तरीके से मेरा टर्नओवर कितना है, 100 करोड़। तो यहाँ पे मैं पहुंचा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब मेरे से सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नंबर 1 पे। अब यहाँ किसका आधार दूंगा, अपना आधार नंबर देंगे। अपना मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, रजिस्ट्रेशन तो कंपनी को कराना है। ओनर ऑफ द कंपनी। अब ओनर कौन होगा कंपनी का, जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक होल्डिंग होगी। अब ये बताओ ओनर करेगा या मैनेजर करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट करेगा। यहाँ पे शेयर होल्डर का आधार डालूंगा या फिर डायरेक्टर का आधार डालूंगा, डायरेक्टर का। कितने लोगों को लगता है कि डायरेक्टर का आधार आएगा यहाँ पे, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे शेयर होल्डर का आधार आएगा। सर डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर का आधार कार्ड है, आधार नंबर है, आप यहाँ पे डालोगे और उसका नेम मेंशन करोगे, ठीक है ना। उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जनरेट ओटीपी होगा और उसके आगे फिर ये फॉर्म ओपन होता चले जाता है, ठीक है ना। मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ, ठीक है। अपना किसी का बोलना, अरे किसी के पास होगा ना भी आधार कार्ड। 4016 8554 7675। नेम बताओ पूरा। शिवांगी वर्मा। नेम स्पेलिंग ठीक है। हाँ। आपका नेम सही है, देखो ना नेम सही टाइप किया मैंने। डबल ही आएगा जी के बाद। ओटीपी आया, बोलो। ओटीपी बताओ। 329810। 349 329 329 810। 810। देखो ये ना, अब इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है ना। पैन नंबर बताइए। पैन नंबर ढूंढना पड़ेगा। देखो ऐसे क्या होता है इसमें कि आप अगर पैन वगैरह डालोगे, इसके बाद आपसे ना चीजें पूछता चले जाएगा। और वो चीजें क्या पूछेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या बिजनेस एक्टिविटी में है, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कितने हैं, प्लांट एंड मशीनरी में टर्नओवर मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है, टर्नओवर कितना है आपका। जो ये आप फिगर मेंशन करोगे वो जीएसटी पोर्टल या इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आप रिटर्न फाइल करते हो ना, उससे वो मैच किया जाएगा। अगर सपोज दैट फर्स्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हो, पहला साल है बिजनेस का, तो वहां पे तो आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। तो ऐसे करके आपसे सारी डिटेल पूछेगा।
यानी कल को अगर आप जब सीएस बनते हो और आपसे पूछा जाता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है ना, कोई आपके पास आता है कि हमारा बिजनेस है और हमें एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, तो रजिस्ट्रेशन यूजर इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, आपको फिल करनी है और उसके बाद सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद क्या है, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा बिजनेस की, ये सर्टिफिकेट आपको बैंक को देना है और आपका क्या होगा, एक तरीके से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सिंपल है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है, कैटेगरीज की लिमिट क्या क्या है। आप क्लाइंट को अगर आप बताओगे कि कैटेगरी क्या होगी, तो आपको वहाँ पे ये बताना पड़ेगा ना कि टर्नओवर कितना होगा, प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो आप इस कैटेगरी के अंदर कौन करोगे, तो आपको ये सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर आप एज एन एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर करा रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। और पहला बेनिफिट क्या होता है, इट विल बी ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन एंड बेसिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ फॉरेन हैंडलर, यानी ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, यानी आपको डेटाबेस में पहले से एनरोल कर दिया जाएगा कि आप क्या हो एक तरीके से एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगी, दूसरी बात आएगी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इन द पेपरलेस एंड बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आरटीए का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, यानी आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म के साथ कैसे करोगे, ऑनलाइन बेसिस पे। तो यानी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा पेपरलेस है और सेल्फ डिक्लेरेशन से है, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे इस पे कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं जाएगा, यहाँ पे ये माना जाएगा जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे वो सही देगा, उसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। थर्ड पॉइंट, देयर विल बी नो नीड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in contracts। तो यानी आपकी कंपनी जो है, आपकी कंपनी सपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो उसकी एक्टिविटीज आ रहेगी सर्टिफिकेट के अंदर, अगर सर्विसेज पे हो तो उसकी एक्टिविटीज आ रहेगी। अगर आप हाइब्रिड बिजनेस कर रहे हो जैसे मारुति सुजुकी करती है, मारुति सुजुकी हाइब्रिड बिजनेस करती है, करती नहीं करती है, वो कार को सेल कर रही है, उसके साथ साथ कार की सर्विस भी कर रही है, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेस इस मॉडल पर बात कर रहे हैं, देखो काम भी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, आप सर्विसेज में भी एक तरीके से हैंडल कर रहे हो। इसके बाद क्या होता है फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो हेल्प एमएसएमई अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सच एज क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था स्टार्टअप के अंदर, मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम आई और क्रेडिट गारंटी स्कीम को मैंने आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बता सकते हैं क्या था क्रेडिट गारंटी स्कीम, व्हाट वाज क्रेडिट गारंटी स्कीम, मैंने बताई थी स्टार्टअप में, याद आ रहा है? याद आ रहा है?
सामान भी चाहिए होता है, सर्विसेज भी चाहिए होती है। तो वो जो सर्विसेज और गुड्स को जब प्रोक्योर करते हैं या फिर कह सकते हैं जब उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है तो टेंडर पॉलिसी में एक तरीके से क्या होता है, एडिशनल एड मिल जाता है एमएसएमई को। एमएसएमई क्या होती है वहाँ पे एक तरीके से वो एक बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। मैंने जो 50 डेज वाला क्राइटेरिया बताया था ना वो इसके लिए था, तो गवर्नमेंट आज के डेट में सेफ गार्ड दे रही है इसको एमएसएमई। अगर उनका पेमेंट अटका पड़ा है तो आप एमएसएमई कोड में जाओ, एमएसएमई कोड एनेबल करेगा वहाँ से एमएसएमई को कि उनका पेमेंट आता है, ठीक है ना। एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट यहाँ पे मिलता है एमएसएमई को कि अगर उनका पेमेंट काफी टाइम से अटका पड़ा है तो वो कोर्ट में जाके कर सकती है, क्यों कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी को पेमेंट के लिए। और ये सारे क्या होते हैं 5 साल कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट में जाओगे तो डेट्स पे डेट मिल जाएंगी, लेकिन इन कोर्ट्स में जाओगे तो आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट, बिकम एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रॉम बैंक्स। तो बैंक्स भी आज की डेट में क्या कर रहे हैं, एमएसएमई को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस लिए, लैंडिंग पर्पस, ठीक है ना। ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये आपका एक तरीके से बेनिफिट हो गया। उसके बाद आता है एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट भी एक तरीके से प्रेफरेंस दे रही है। गवर्नमेंट ने भी फ्रेंड्स बोल रखा है कि अगर आपके पास एमएसएमई लोन्स के लिए आते हैं तो उनके लोन को आपको प्रोसेस करना चाहिए जल्दी से जल्दी। यस, दोनों को पहले ये लाया गया था एमएसएमई के लिए, उसके बाद स्टार्टअप आया तो स्टार्टअप को इंक्लूड कर दिया उसमें। तो ये दो लोगों को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जो बेनिफिट स्टार्टअप के हैं करीब करीब वही बेनिफिट्स एमएसएमई को भी। अब तो सेम पेज पे है। इस तरीके से ले सकते हैं। और कोई डाउट? आगे चलते हैं। एक अब आता है एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। अब एनएसआईसी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ने भी एक कंसेप्ट लॉन्च किया हुआ है। आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ, क्या बताया आपने? एक दिल्ली गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। तो स्किल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया है। तो ऐसे ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। अगर आप अपने आप को इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर कराते हो तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराता है एम्प्लॉयज की। अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयर होता है या फिर एंटरप्रेन्योर होता है उसकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि अगर सपोजेड आपकी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है तो एक्सपोर्ट कराने में भी हेल्प करते हैं, इंपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। यानी ये एक ओवरऑल असिस्टेंस देते हैं किसको, स्मॉल इंडस्ट्रीज को या फिर एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। तो एमएसएमई के साथ अटैच होकर कौन चलता है, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर तीनों कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि खाली स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है ना। एमएसएमई में तीनों कैटेगरी इसकी हेल्प ले सकती है। राइट, करेक्ट। इसके बाद आता है बेनिफिट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इसके बाद आता है बेनिफिट, हाँ, उद्यम की जो रजिस्ट्रेशन है वो तो एट लार्ज है, ठीक है ना। ये पब्लिक एट लार्ज है, एमएसएमई में आने के लिए है। और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो ही आप इसमें जाओ एमएसएमई बनने के बाद। हाँ, और ऐसा नहीं है कि एमएसएमई होना जरूरी है। आप इसके लिए जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि अगर सब, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए यहाँ पे उन्होंने बात बोली हुई है, सपोज इट में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सुन लो सब लोग, यहाँ पे एनएसआईसी का रोल किस तरीके से आता है। सपोज इट कि एक मशीनरी आ गई, हमने जैसा भी बात करी थी राइस लाइट की, तो चाइना की जो लाइट आती है वो बनाने की जब बात हो रही थी
तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब वो जो चाइनीज लाइट जब हम बनाते हैं, हमने ये सोचा कि ऐसी लाइट इंडिया में क्यों ना बनाए, तो इसके लिए हमने क्या करा, मशीनरी मंगा ली। हमने क्या करा, हमने मशीनरी मंगा ली, लेकिन हमारे पास ना उतनी बड़ी वर्कफोर्स नहीं है जिसको उस पर काम करना आता हो। तो ऐसे केस में अगर हम सपोज दैट हम NSIC के पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना, तो NSIC क्या करेगा, हमारे लिए ट्रेनर्स अरेंज कर सकता है जो उस मशीन पे काम करना जानते हैं और हमारे एम्प्लॉयज को उस पर ट्रेनिंग दे सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो यानी अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन उस बिजनेस की नॉलेज मेरे को अप्रोप्रिएट नहीं है, या मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको उसकी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो NSIC क्या करेगा, वो मेरे यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे देता है। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे इंडस्ट्रीज को ट्रेनिंग दिलवाती है, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाती है, अपॉर्चुनिटीज ये लोग अरेंज करते हैं। तो ये सारा काम NSIC का होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको NSIC देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट बैठते हैं और वो लोग सजेशन देते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। सर इसमें मेंशन है बोथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर एंटरप्राइजेस हैविंग MSME और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अब MSME बनने के लिए अपना आप लोग ये वाला रजिस्ट्रेशन चाहिए उद्योग रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली क्या था, पहले MSME के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। MSME को टोटली था पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इन्होंने क्या करा, इसे हिंदी टर्म दे दी उद्यम। उद्यम करके टर्म इन्होंने दे दी कि ये एक पर्टिकुलर टर्म है, पोर्टल भी इसी नाम का बना दिया। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, आप MSME हो या आप उद्यम। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको दोनों को इंक्लूड किया। उद्यम तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यहाँ पे लिखा है एंटरप्राइज हैविंग MSME और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। वो एक ही चीज है, उद्योग आधार वही है, वो एक ही चीज है। और लिखा हुआ है ना, तो आप इसे ऑब्लिक भी कर सकते हो, MSME ऑब्लिक उद्योग आधार है, वो एक ही चीज। वेबसाइट का नाम उद्यम है और जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट बोल दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, एक बार ये बेनिफिट्स पढ़ लो, एक बार ये बेनिफिट्स पढ़ लो। कितने लोग ऐसे पूछने आएंगे, रजिस्ट्रेशन होने पर पूछने आए, कितने लोग ऐसे हैं? देखो एक बार ध्यान रखना, जिन लोगों ने स्विच ओवर किया है, जिन्होंने स्विच ओवर किया है बोर्ड से लीन में, उन्हें तो बुक्स परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा ना, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कौन कौन है आप बोलोगे सारी, आपने ना मेरे को व्हाट्सएप कर देना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना। और काम किया है आपने को भेज देना, मैं कर दूंगा। टेंडर सेट्स मेंशन है, वो टेंडर सेट्स टेंडर ऑलरेडी आज गवर्नमेंट इंडिया की एक कोची का रोना पड़ेगा। देखो टेंडर में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ से थर्ड पॉइंट की बात जब हम करेंगे, थर्ड पॉइंट में तो दिक्कत आ रही है। टेंडर सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। टेंडर सेट्स क्या होते हैं, नॉर्मली जब टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो टेंडर के लिए आपको एक पूरा फॉर्म फिल करना होता है,
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी देना होता है, पीडीएम या ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वहां पे देना होता है। कोई भी पर्टिकुलर, जैसे आपने सुना होगा ना, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, रोड बनानी है सपोज दैट, तो रोड बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन्हें टेंडर बनना सकता है कि ये पर्टिकुलर रोड है, इसको बनाने के लिए हम इतनी कॉस्ट में काम करते हैं, ये टेंडर होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें ये रोड बनानी है, हाईवे बनाना है, इसकी अप्रोक्सीमेटली बजट इतना है, अब आप अपना अपना टेंडर दो, जो लोएस्ट बिड होगी उसको गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेप्ट कर देती है। ऐसे ही होता है, सुना है इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ। तो ऐसे में क्या होता है, एमएसएमईज भी वहां पे क्या है, फ्री होती है टेंडर डालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इश्यू ऑफ द टेंडर सेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो टेंडर सेट्स होते हैं, जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मिलते हैं। उसके साथ जब ये टेंडर सबमिट कर रहे होते हैं तो उसमें अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी लेना होता है। तो जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाता है। आप सीधे अप्लाई कर दो, अगर आपके नाम पे टेंडर खुल जाता है या फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी बिड एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको टेंडर दे दिया जाएगा और फिर आपको उस तरीके से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सर होता क्या है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? हाँ सर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होती है कि सपोज दैट कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है। अगर आपको टेंडर मिल जाता है तो आपका वो एज अ डिपॉजिट ही माना जाएगा, और अगर जिनको नहीं मिलता उनको वो वापस हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो सर इसका नाम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्यों रखा? वो तो मनी का वैसे आ जाता है, पेमेंट हमें करनी है। ये अर्नेस्ट मनी क्यों रखा है ये मैं भी थोड़ा सा देख के बताऊंगा इसका, लेकिन अर्नेस्ट मनी ही बोला जाता है इसमें। जब भी हम टेंडर में जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अर्नेस्ट मनी जो होती है ना, वो एक मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी होती है। सपोज दैट 1 करोड़ का टेंडर है तो 1 लाख रुपीज आपको 1% हो गया, तो 1 लाख रुपीज आपको एज एन डिपॉजिट रखनी होती है। अगर आपको टेंडर नहीं निकला तो वो वापस हो जाएगी, अगर टेंडर मिल गया तो वो अमाउंट क्या होती है, फ्रीज कर दी जाती है। वो अमाउंट फिर एक तरीके से सेटल कब होती है, जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हाँ एडजस्ट हो जाती है या फिर उसको सेटल कर देते हैं। पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। ये छोड़ दो, थर्ड पॉइंट लेकिन क्या होता है ना, ये बैंड्स होते हैं, उनको बैंड्स के बारे में पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। और बैंड से ज्यादा सर इसमें लिखा है L1 जो है वो नॉन एमएसएमई है, तो 1 करोड़ से कम तो वो आते ही माइक्रो में, तो फिर अमाउंट कितना होगा जो उसके लिए आएगा? ये तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं कर रहा ना, ये टोटल टेंडर की बात कर रहा है। जैसे आपको एक हाईवे बनाना है, हाईवे अगर आपको बनाना है तो हाईवे छोटा मोटा तो बनता नहीं है। 1000 करोड़ 5000 करोड़ 10,000 करोड़, जैसे अगर आप देखोगे दिल्ली मुंबई जो हाईवे बन रहा है वो 1 लाख करोड़ का बन रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे ये होता है गवर्नमेंट का बजट कितना है उस हाईवे को बनाने का। तो इसमें L1 बैंड होता है, L2 होता है, L3 होता है, इस तरीके के बैंड्स होते हैं। और बैंड्स क्या होते हैं, इंडिया में एक बात बोली जाती है, गवर्नमेंट प्रेफर किसको करती है, गवर्नमेंट प्रेफर इसको करती है जिसकी सबसे लोएस्ट बैंड आती है, ठीक है ना, लोएस्ट कोटेशन आती है। अब आप ये देखो, अगर लोएस्ट कोटेशन आ रही है काम को करने के लिए तो उसका मतलब क्या होगा, हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, गवर्नमेंट का इंटेंट ये होता है सस्ते से सस्ता हम प्रोवाइड करा के दें, तो इसलिए यहाँ पे ये बैंडिंग का कंसेप्ट होता है। अब इसके बाद आ जाओ एमएसएमई स्कीम्स। कंसोर्टिया फैसिलिटी का मतलब क्या है? कंसोर्टिया फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक तरीके से यहाँ पे एक बात बोली जाती है, कंसोर्शियम यहाँ पे एक तरीके से डेवलप किया जाता है। तो नॉर्मली क्या है, जब टेंडर निकलते हैं